हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह हाजिर हो गया हूं मैं एक करंट अफेयर वीडियो के साथ और आप सभी का जो है स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गोल विद AK सर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो करंट अफेयर का है वो ये रहा, इस आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कि हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन आपके हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मैं बता देता हूं कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वो आपका गुजरात होगा। इसका उत्तर क्या है, गुजरात। ठीक है, तो हमें अब किस किस के बारे में जानना है, हमको जानना है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में जानना है और साथ ही साथ हमको हनी टेस्टिंग लैब के बारे में भी जानना है, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी के बारे में भी जानना है कि इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है, कहाँ पर ये बनाई गई है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्रयोगशाला बनाई गई है हनी टेस्टिंग लैब, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आनंद गुजरात में स्थापित की गई है। आनंद जो है गुजरात में एक लोकेशन पड़ती, एक जगह पड़ती, वहाँ पर ये बनाई गई है और इसको बनाने में NDDB की सहायता जो है वो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड अर्थात नेशनल बी बोर्ड ने की है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका हनी टेस्टिंग लैब है उसको बनाने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये जो आपकी हनी टेस्टिंग लैब है इसका उद्घाटन की अगर बात करें तो इसका उद्घाटन जो है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी हैं जिनका नाम है नरेंद्र तोमर, उन्होंने किया है। तो याद रखिएगा केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है, श्री नरेंद्र तोमर जी हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अब आपके सामने दो प्रश्न और बन रहे होंगे। एक प्रश्न ये बन रहा होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, ठीक है, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई है तथा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या उससे ज़रूरी जो भी प्रश्न हो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में ये आपका स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करेगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आनंद में है, जहाँ पर आपकी हनी टेस्टिंग लैब, आनंद कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, यहीं पर आपकी हनी टेस्टिंग लैब की भी स्थापना हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और दिया हुआ है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना का वर्ष मुझे अभी नहीं पता है, बाद में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और हाँ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास अधिनियम 1987 के तहत हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय सरकार द्वारा कितने समय के लिए जल मार्गों के उपयोग के शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, केंद्रीय सरकार द्वारा कितने समय के लिए जल मार्गों के उपयोग के शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं पहले आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर क्या होगा, 3 साल। ठीक है, अब किस प्रकार से ये प्रश्न जो है उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि भारत में जो अंतर्राज्यीय व्यापार होता है जल मार्गों के द्वारा, उस पर एक टैक्स, एक जो है किराया वसूला जाता है। तो अंतर्राज्यीय जलमार्ग के द्वारा जो व्यापार होता है, जो परिवहन के रूप में उसको यूज़ किया जाता है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो आपका नौवाहन मंत्रालय है यानी केंद्रीय नौवाहन मंत्रालय है, उसने घोषणा की है कि वो 3 साल तक जो है वो किराए को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से माफ़ कर रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग यातायात परिवहन को बढ़ाकर 110 मिलियन मीट्रिक टन तक जो है पहुंचाना है, ये इसका उद्देश्य। ठीक है, तो 3 साल याद रखिएगा। आगे अगर बात करते हैं, अगला जो प्रश्न होगा हमारे पास वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि पहले गुलबेनकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। पहले गुलबेनकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मैं आपके ऑप्शन जो है आप देख लीजिए, मलाला यूसुफजई, ग्रेटा थनबर्ग, नओमी सीरम, सीरम इसमें लिखा नहीं हुआ है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर क्या होगा, ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में,
सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है गुल्बेनकियन पुरस्कार, ठीक है। अब इसको कौन सा फाउंडेशन देता है, कौन सी संस्था देती है, तो मैं आपको बता दूं एक संस्था है, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कैलुस्टे गुल्बेनकियन फाउंडेशन। यानी ये गुल्बेनकियन जो पुरस्कार है वो कैलुस्टे गुल्बेनकियन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसका जो समारोह आयोजित किया गया था वो कहाँ पर, पुर्तगाल में इसका समारोह आयोजित किया गया था। और यह पुरस्कार जो है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रभावी प्रयासों के लिए दिया जाता है। यानी जो लगातार पृथ्वी की जलवायु जो है वो खतरे में है, ख़राब हो रही है, और उसको लेकर जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं। वो अपने स्कूल डेज़ में, अभी भी स्कूल में ही हैं, स्कूल डेज़ में जो है वो घंटों क्या करती थी, आंदोलन करती थी, घंटों जो है वो धरने पर बैठी रहती थी, और अभी भी लगातार जो है वो अपने प्रयासों को आगे वो बढ़ा रही हैं, ठीक है। अब बात करें ये जो पुरस्कार दिया गया इसमें प्राइज़ कितनी है, तो 1 मिलियन यूरो जो राशि जो है इसमें दी जाती है। अब ग्रेटा थनबर्ग की अगर बात करें तो स्वीडन की नागरिक हैं, 17 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रश्न नंबर 4 है श्रीलंका कि किस गेंदबाज ऑलराउंडर ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका भी उत्तर, और इसमें बहुत ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं। तो इसका है श्रीपल्ली वीरापोटी। इन्होंने जो है वो तत्काल घोषणा की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले रही हैं, संन्यास ले रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग मूव करते हैं। दिया हुआ है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर अगर हम देखें, देखिए यहाँ से कई सारी चीज़ें हमारी इस प्रश्न से क्लियर होंगी। अब इसका उत्तर अगर देखें तो क्या है, 7 अगस्त। 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये मनाया कब से जा रहा है, 2015 से मनाया जा रहा है। 2015 को पहली बार मनाया गया था, तब से रेगुलर आपका मनाया जा रहा है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि 7 अगस्त को ही हमने क्यों चुना है, और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के पीछे जो है हमारा उद्देश्य या एम क्या है, उसको भी हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए क्या है कि 7 अगस्त को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2015 की तारीख के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया। यानी भारत सरकार ने क्या कर लिया था कि 29 जुलाई 2015 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ठीक है। अब 7 अगस्त क्यों चुना गया, उसके पीछे अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ था, 7 अगस्त को ही 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था कि कोलकाता का एक टाउन हॉल है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है, कोलकाता में एक टाउन हॉल है, उसमें एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी। और उस जनसभा में हमने एक आंदोलन स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, और जिसके तहत फिर हमने क्या किया था, अंग्रेज़ों का जो सामान है उसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया था। तो 7 अगस्त हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, इसीलिए हमने 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और पहला जो हथकरघा दिवस मनाया गया था वो 2015 में मनाया गया था। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की अगर बात करेगा तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, 2015 में मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न और अच्छा है। ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि हाल में ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने किस पक्षी के अफ्रीका से भारत प्रवास तथा वापस अफ्रीका जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू किया है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हाल में ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस पक्षी के अफ्रीका से भारत प्रवास तथा वापस अफ्रीका जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये चर्चा में रहा है। इसका उत्तर मैं आपको अगर बताऊँ तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा आपका चातक। पक्षी का नाम क्या है, चातक। अब इस पर थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जाएं तो आगे समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर देखिए चातक लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए इसको और अच्छे से अगर हम समझें तो कई सारी चीज़ें हमारी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए चातक पक्षी जो होता है इसके सिर पर चोटी नुमा संरचना होती है, यानी चोटी नुमा एक रचना होती है। भारत में इसे पपिया भी कहा जाता है। पपिया नाम जब मैंने लिया है तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, पपिया।
ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्लैमाटर जैकोबिनस है। क्या है? क्लैमाटर जैकोबिनस है, इसीलिए इसको जो है जैकोबियन कुकू भी कहते हैं। चाहे आप जैकोबियन कुकू कह लें या पपिया कह लें या चातक पक्षी कह लें, ये सब जो है एक ही नाम है, ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें तो IUCN की बात करते हैं। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसने क्या किया है कि इस पक्षी को संरक्षित लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। इसको लीस्ट कंसर्न में ये संरक्षित लिस्ट में पक्षी आपकी जो आती IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये पक्षी आपका संरक्षित श्रेणी में आता है। अब आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा कि IUCN के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। IUCN, ठीक है, ये यू है, ध्यान रखिएगा। IUCN के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो फुल फॉर्म आपको पता चल गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। तो IUCN का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, इसकी स्थापना पूछ दी जाती है, इसका हेड क्वार्टर पूछ दिया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ चातक पक्षी या फिर पपिया या फिर जैकोबियन के बारे में अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पर अध्ययन क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि जब ठंड का मौसम आता है तो ये पक्षी जो है भारत आ जाता है, उसके बाद जो है ये वापस फिर चला जाता है। तो इसका रूट जो है उसके अध्ययन के लिए काम स्टार्ट हो गया है और 2 चातक पक्षियों के ऊपर जो है कैमरा जो है उसको भी लगा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर है 7, दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का संबंध मंगल ग्रह से नहीं है? 4 आपके सामने जो है वो अंतरिक्ष यान है, जिनमें से 3 जो हैं उनका संबंध मंगल ग्रह से है, यानी वो आपके यान कैसे हैं? मंगल यान है। एक जो है वो मंगलयान नहीं है। सबसे पहले मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 3 नाम स्टार्टिंग वाले कहीं भी आपको दिख जाते हैं, पार्सीवेरेंस, होप सैटेलाइट और तियानवेन प्रथम। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, तियानवेन प्रथम जो है वो चाइना का मार्स मिशन है, ठीक है। अब जो डी आप देख रहे हैं मैसेंजर, ये मैसेंजर क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैसेंजर बुध ग्रह की परिक्रमा के लिए नासा द्वारा भेजा गया एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। यानी मैसेंजर क्या है? वो आपका बुध ग्रह से संबंधित आपका एक यान है, ठीक है। याद रखिएगा मैसेंजर के बारे में, 3 जो ऊपर नाम दिए गए हैं उनके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको हम वाडा बोलते हैं, ने देश की राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को और कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? ये प्रश्न भी अच्छा है। देखिए वाडा आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल जो है वो डोपिंग रोधी एजेंसी है। क्या करती है कि विश्व में जितने भी आपके खेल होते हैं और उन खेलों में एथलीट अगर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर प्रतिबंध या उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही नेशनल लेवल पर हमारी एक एजेंसी है जिसको हम राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के नाम से जानते हैं। अब NDTL के जो मानक हैं वो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये प्रतिबंध ख़त्म होने वाला था। अभी तक बहुत जो सुधार नहीं हुआ है NDTL में, तो फिर वाडा ने क्या किया है कि ये प्रतिबंध 6 महीने के लिए और आगे आपका एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 मंथ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये आपकी विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी है वाडा, वो एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। ये आपकी इंडिपेंडेंट जो है वो स्वायत्त आपका एक निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई है, ठीक है। स्थापना की बात करें तो 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड के लूसेन नामक शहर में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। मॉन्ट्रियल आप बहुत जानते होंगे, यहाँ पर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे हम लोग। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? वीटोल्ड बांका, जो कि पोलैंड के हैं। ये बातें आप जो है वो
विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी के संदर्भ में याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या है देखते हैं उसको। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल में ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो ये प्रश्न आपका छोटा सा है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने को नहीं है। इससे मैं कुछ प्रश्न आपसे करूँगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। ट्यूनीशिया किस महाद्वीप में पड़ता है और ट्यूनीशिया के आसपास कौन सा सागर या महासागर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए हैं? प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि मोदी जी के ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर हो गए हैं और 6 करोड़ फॉलोवर के साथ वो किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अब आपसे इससे भी एक प्रश्न है, आपको बताना है कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन जो है वो ट्विटर पर है, कौन सी सेलिब्रिटी ट्विटर पर है। ठीक है, चलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिएगा। सुबह सुबह डेली आपको रेगुलर वीडियो जो है करंट अफेयर का मिलता रहेगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जीएस का क्वेश्चन है और इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आपको ये बताना है कि डायूरेसिस प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट इज़ द डायूरेसिस प्रोसेस, और डायूरेटिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, प्रमुख डायूरेटिक पदार्थ भी आपको बताने हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।